भुवन बाम कैसे करता है शूट? लड़की बन जाएगा, एक जेंट्स बन जाएगा, एक टूटू मामा बन जाएगा। अकेला एक आदमी ने कैसे क्रिएट किया? स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ज़ुनोगा 2022 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑथर्स नोट। आमतौर पे हम लोग ऑथर्स नोट पढ़ते नहीं हैं किसी किताब का। याद है किसी किताब की पढ़ी ऑथर्स नोट? लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि इस किताब का कोई ऐसा अक्षर नहीं होगा जो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ऑथर्स नोट में सबसे पहले खलील जिब्रान बहुत फेमस पोएट थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसमें से एक छोटी सी लाइन लिखी है, And what was to my surprise, he became angry with me because he had misled me. मैंने शेयर किया था इसको पहले आपसे। अरे मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया, वो मुझसे नाराज़ हो गए जबकि उन्होंने ही मुझे मिसलेड किया था, मुझे धोखा दिया था, भटकाया था। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको पहले कि एक आदमी, मान लीजिए आप मुझे फ़ोन करें, कहीं आप लखनऊ गए हैं और मुझे फ़ोन करें कि लखनऊ से लखीमपुर कैसे पहुंचते हैं, तो सबसे आसान तरीका ये है, केसर बाग से आप बस पकड़िए और लखीमपुर में आप उतर जाइए बस अड्डे पे, और उनको बोल दीजिए आवास विकास में डॉक्टर आशीष शुक्ला के यहाँ एमपी स्कैन पे जाना है। सबसे आसान है ये। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक काम करो, एक बस पकड़ो बरेली जाने की, बरेली जाओ, फिर वहाँ से मुरादाबाद जाओ, मुरादाबाद से फिर तुम हल्द्वानी जाओ, हल्द्वानी से बस पकड़ के तुम यहाँ आ जाओ, और जब तुम यहाँ पहुँचो तो ऑब्वियसली कम से कम 1-2 दिन लग जाएगा, या पूरा दिन लग जाए, 24 घंटे बीत जाए। फिर मैं पूछूं, अरे लेट क्यों हो गया इतना? आपको ऐसा लगने में, इसको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बिकॉज ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन हम भगवान के साथ ऐसे ही करते हैं। हम भगवान से बोलते हैं, आप जब मेरे सब कुछ हैं, मेरी खुशी, मेरी सेहत के ज़िम्मेदार आप हैं, तो आपने मुझे अस्वस्थ क्यों किया, मुझे बीमार क्यों किया, मुझे दुखी क्यों किया? हम भगवान को ही ब्लेम करते हैं कि यू मिसलेड मी, एंड दैट व्हाट वाज टू माय सरप्राइज ही बिकेम एंग्री विथ मी। और ये जो सेंटेंस है ना, ये भगवान कह रहे हैं हमसे। भगवान कह रहे हैं मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। ही बिकेम एंग्री विथ मी, जो हमारे डिसाइपल्स हैं, जो हमारे लोग हैं, वो हमसे गुस्सा हो गए, बिकॉज ही हैड मिसलेड मी। हम अपने ही अंदर में भगवान को मान लेते हैं ये भगवान है। ज़बरदस्ती भगवान को मान लेते हैं कि तुम हमारी खुशियों के ज़िम्मेदार हो, तुम हमारी सेहत के ज़िम्मेदार हो। जब दो लोगों के बीच का प्यार मोहब्बत नहीं चलता तो उसमें दूसरा ज़िम्मेदार नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट है खलील जिब्रान का, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देता है। आज मैंने 3 कैमरे चालू किए, पता है? 1, 2 और इसमें पूरा 3। बीच में चाहिए तो मैं अपनी भी डाल सकता हूँ। दिख रहा है कुछ? एकदम लॉन्ग व्यू है। स्क्रीन तो है एक बार। दिख रहा है? पता है क्यों? क्योंकि मैं और ज़्यादा फुटेजेस डालना चाहता हूँ। ये चीज़ मैं उससे सीख रहा हूँ, आपके मिस्टर बीस्ट से। एक ही सीन में वो कम से कम 300 कैमरे यूज़ करता है, 100 कैमरे यूज़ करता है, 50 कैमरे यूज़ करता है, एक ऊपर एक नीचे। क्यों? बिकॉज वो बहुत डिटेल्स में जाना चाहता है। तो क्या आप इस सेंटेंस के डिटेल में जाना चाहते हैं मेरे साथ? एक बार बोलिए सेंटेंस। एंड वॉट वॉज टू माई सरप्राइज ही बिकेम, गौरी बताएगी। And what was to my surprise, he became angry with me because he had misled me. मतलब देखिए, मैंने समझा दिया। मतलब ये बहुत मुश्किल सेंटेंस है ये। हाँ बताइए। ये स्टेटमेंट भगवान हमसे कह रहे हैं कि एंड व्हाट वाज टू माय सरप्राइज, और मैं ये सुन करके शॉक हो गया हूँ। ही बिकेम एंग्री विद मी, वो मुझसे गुस्सा हो गया, बिकॉज ही हैड मिसलेड मी। अब अगर मेरे हाथ में चोट लगी हो और मैं कहूँ हे भगवान क्यों मेरे हाथ में चोट लगा दी, अब उसमें गलती मेरी थी, मैंने उधर उंगली रखी थी, मैं गेट बंद करा था, मैं अनकॉन्शियस था। एक्सीलेंट।
तो वो Excellent, अब excellent. अगर भगवान को गाली देता तो वो कहते एंड व्हाट वाज टू माय सरप्राइज ही बिकेम एंग्री विद मी बिकॉज ही हैड मिसलेड मी। राइट। वेरी गुड एग्जाम्पल। आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आपने भगवान को कंप्लेंट किया हो? बहुत बार किया था, अब नहीं किया। लास्ट कब किया था? जब एनटीपीसी में थी हाँ। कि मुझे पैदा क्यों किया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ पा रही हैं? ये हम कंप्लेन करते हैं और भगवान बेचारे सरप्राइज्ड हैं। अरे मैं क्या करूं, तुमने कहा था मुझे जाकर के इस दुनिया में खेलना है, मुझे जन्म और मरण का गेम खेलना है। भगवान राम बोल रहे थे कि आखिर इस दुनिया में आते हैं हम लोग बार बार क्यों आते हैं? बोलते वशिष्ठ मुनि बोलते आते आते कुछ नहीं है, हम खाली डिवाइन फ्रैगमेंट की मेमोरी को ज़ीरो कर देते हैं। जैसे हम लोग रोज़ गेम खेलते हैं, गेम में मज़ा आता है तब जब हम ज़ीरो कर देते हैं पॉइंट्स, फिर से शुरू करते हैं, यार मज़ा नहीं आया। वो एक आदमी कंपटीशन में गया, लड्डू खाने के कंपटीशन में, पता है गांव में थे, कैलकुलेटर नहीं था उनके पास, ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो चौक से गिनती गिन रहे थे कि 100 लड्डू खा लेगा तो उसको इनाम मिलेगा। तो एक लड्डू खाए तो एक चौक से निशान बना ले, फिर दूसरा लड्डू दूसरा चौक से, तीसरा चौथा, ऐसे खाते जाएं, चौक से निशान बनाते जाए। ऐसे करते करते वो 40 लड्डू खा गया। तो जब बेचारे ने कंपटीशन रखा था वो डर गया, उसको लगा शायद खा ले यार। तो उसने क्या किया, लड्डू देना तो शुरू किया लेकिन पीछे से मिटाना शुरू कर दिया। एक लड्डू जब वो खाए, एक नया निशान लगाए और पीछे से 2 निशान मिटा दे। और कुछ देर बाद उसने देख लिया जो लड्डू खा रहा था, बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, पूरी मिटाओ फिर से शुरू करो। आप आयरनी समझ रहे हैं? हमने ही डिमांड किया है कि मुझे फिर से पूरा मिटाकर शुरू करना है। फिजिकल बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसको फिर से मिटा करके फिर से शुरू करना होता है। हमको बुढ़ापा नहीं चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए। ये हमारी ही डिमांड थी कि हम इस दुनिया में आएंगे और बुढ़ापा और दुख झेलेंगे। एक तरह से हमारे लिए जिम है, जिम्नास्टिक करने के लिए जिम, एक्सरसाइज करने के लिए जिम है ये। और हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन पता है क्या है? डम्बल्स, बॉक्सिंग ग्लव्स है। एक दूसरे को मार मार के हम अपने आप को और इमोशनली मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। खैर, आगे सहर जी कह रहे हैं इस किताब को 2 हिस्सों में लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिकल मेथड्स और फॉर्मूले हैं जिसको बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है जो कि कोई भी आदमी समझ सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको आगाह कर रहे हैं, कुछ चैप्टर तो एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए हैं। ये इतना सिंपल है कि जब मैंने एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल पर्सन को बोला इस किताब के बारे में तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है क्या है। ही डिड नॉट रीड द होल बुक। उन्होंने सर्व किया इस बुक को और मान लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक नहीं है। इसलिए सहर जी इसमें कह रहे हैं सो एडवांस्ड रीडर्स काइंडली बेयर विथ मी। अगर आप एडवांस्ड रीडर्स हैं तो शुरुआत के पेजेस में आप मेरे साथ बेयर करिएगा। शायद कृष्णमूर्ति के पास अगर ये किताब आई होती तो उसको 2-4 पेज 10 पेज पढ़ते, उसके बाद रख देते। वो एडवांस्ड रीडर थे। तो अगर आप एडवांस रीडर हैं तो प्लीज़ बेयर करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पूरे 30 डेज़ का नहीं, 365 दिन का सीरीज़ बनाइएगा। खाली ऊपर से टच करने में कोई चीज़। आज मुझसे कोई कह रहा था कि सर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा किस में करें, म्यूचुअल फंड में करें या S&P में करें। मैंने कहा दोनों का मतलब जानते हो? तो कहते हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो वो सुपरफिशियल रीडर थे। गेट डीपली इंटरेस्टेड इनटू समथिंग। ज़नूगा में डीपली इंटरेस्टेड होना है आपको। द प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स आर नॉट द बेसिक कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ ये प्लीज़ सुनिए। आज एक भाई साहब ने मुझे एक भेजा है कहानी और वो कह रहे थे कि एक बच्चे ने अपने पिता से, बल्कि पंडित जी से बहस की। पंडित जी ने मंदिर में मिठाई रख दी
भगवान के सामने। और वो बोलने लगा बच्चा कि भगवान तो खाते नहीं है, फालतू में क्यों मिठाई रख देते हो। तो पंडित जी ने कहा, उनके गुरु जी थे वो, तो एक काम करो, ये तुम अभी पढ़ाई कर लो, उसके बाद बात करते हैं। एक श्लोक दे दिया उनको पढ़ने के लिए, गीता का श्लोक दे दिया, यदा यदा हि धर्मस्य, लिखा था कागज़ पे। तो उन्होंने पढ़ा, उनका 2-3 बार याद कर लो, उसके बाद फिर मैं तुमसे बात करूँगा। फिर उसने 2-3 बार पढ़ा, फिर उसको याद हो गया। फिर गुरु जी आए, बोले बताओ क्या लिखा है श्लोक में। उसने बताया यदा यदा हि धर्मस्य, जो भी पूरा श्लोक था बता दिया। बोलते अरे उस श्लोक में तो पूरा का पूरा कागज़ में लिखा हुआ है और तुम्हारे मन में भी चला गया हो, ख़त्म तो हुआ ही नहीं। तुम बोल रहे थे कि भगवान के सामने मंदिर में प्रसाद रखो, वो लड़का कह रहा था कि भगवान के सामने अगर रखते हो प्रसाद तो ख़त्म तो होता नहीं। तो ऐसे ही गुरुजी ने उसको समझा दिया कि जो कागज़ पे लिखा हुआ श्लोक है उसमें तो ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में कैसे पहुंच गया। तो ऐसा बोल करके भाई साहब ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि भगवान के सामने अगर आप कोई प्रसाद रखते हो तो सही है, उसमें गलत नहीं है कुछ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में या लाइफ में जो मेन पर्पस होता है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। हम तो फिर तो अगर हम लोग के सामने भी खाना रखा हो, हम लोग देख के खा रहे। नहीं, आप लोग की समझिए, रुकिए। जो भाई साहब ने मुझे सेंटेंस भेजा है उनके हिसाब से भगवान के सामने पूजा पाठ करके प्रसाद रखना चाहिए, ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है मुक्ति का द्वार। लेकिन उनको ये बेसिक कन्फ्यूजन है, ये बेसिक चीज़ उनको पता नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। यही नेक्स्ट लाइन है, द प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स आर नॉट द बेसिक कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कि जो भी प्रैक्टिसेस इसमें पढ़ेंगे, मुझे पता है आप लोग पढ़ेंगे और कुछ दिन ट्राई करेंगे, उसके बाद शायद भूल जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा इससे मेरा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो नहीं रहा है। नहीं, जो बेसिक प्रैक्टिसेस करेंगे, और कृष्णमूर्ति भी यही शायद कहेंगे कि ठीक है इसमें जो बातें बताई गई हैं, खाना कम करना है और ड्रिफ्ट वॉचिंग करना है और भी चीज़ें करना है, उससे थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। कॉन्शियसनेस तो हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट का है, वो तो हमेशा से ज़्यादा रहता है। नहीं, बेसिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर जो बताए गए हैं और जो मेथड्स बताए गए हैं वो कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड नहीं करेंगे। यही मेन काम है स्पिरिचुअलिटी का। मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। वो क्या होता है? हमारा जो है अवेयरनेस में। माइक ले लीजिए सर, अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करके माइक ले लीजिए, उसके बाद बोलिए। कि हमें जो अवेयरनेस में रहना है उसको और एक्सपैंड करें, कि तुरंत हमें जब भी गुस्सा आए या ढेर सारे इमोशंस आए तो उसमें हम अवेयर हो सकें। प्लस जो हमको अपने आसपास में 2-4 फुट या 2-4 कदम तक चीज़ें सुनाई दे रही हैं, वो 10 कदम या 10 फुट तक सुनाई दे सके या 100 फुट तक। मुझे याद है अभी भी कभी कभी मुझे नल की आवाज़ आती है, फिर मैं जाता हूँ देखता हूँ किचन के नल की आवाज़ मुझे अपने बेडरूम में आती है, फिर बंद करके आता हूँ। फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो दवाई खाने से लूसी को पता नहीं कौन कौन सी सेंसरी परसेप्शन होना शुरू हो गई। तो शुरू में बहुत दिक्कत होती थी मुझे, कहीं चूहा चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, कभी कभी कॉकरोच के चलने की आवाज़ आती थी। कॉकरोच की चलने की? हाँ, आपके आँख नाक कान खाली एक लिमिटेड क्षेत्र में देख पाते हैं, बिकॉज आपका कॉन्शियसनेस लिमिटेड है। और उसको लिमिटेड करने वाला पता है कौन सा चीज़ है? हमारी कॉन्शियसनेस को लिमिटेड करने वाली कौन सी चीज़ है? थॉट्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स। तो सहर जी कह रहे हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस और मेथड्स बताई गई हैं उससे कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन नहीं होता। ये क्या करेंगी मेथड्स और प्रैक्टिसेस? क्या करेंगी? दे आर द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। वो आपके रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए हैं। कोई आदमी दौड़ रहा है, उसके दौड़ की स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर रास्ते पे पत्थर रखा हुआ है, गड्ढा है, कांटे हैं, उसको हटा दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक कार की स्पीड रोड पर स्लो हो जाती है अगर गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, रोड ख़राब है। तो हमारी ज़िंदगी में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ये आपका मोबाइल फ़ोन ऑब्स्टिकल है। जस्ट एज द हस्बैंडमैन प्रिपेयर्स हिज ग्राउंड फॉर सोइंग, ऐसे ही जब कोई किसान ज़मीन में बीज लगाता है तो पहले वो तैयारी करता है, उसमें से एक्स्ट्रा फालतू के झाड़ निकालता है
उसकी खुदाई करता है, उसमें से पत्थर निकाल के फेंकता है, उसको बोलते हैं हस्बैंड मैन। वो अपनी ज़मीन को तैयार करता है। ऐसे ही आप पहले ज़मीन को तैयार कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो सके। ये चीज़ अगर भूल गया तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, सर मैं इतने सालों से कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में क्या है, ऑब्स्टिकल्स हैं। इनफैक्ट वो ऐसे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऑब्स्टिकल्स हैं। आप रोज़ आदत है आपको सुबह सुबह 10 बजे उठने की और खूब पेट भर के नाश्ता करने की। एक ओशो के फॉलोअर थे, उनका शायद 2 स्कूल चलता है गाज़ियाबाद में। वो जब मुझसे मिले बोलते हैं मैं कुछ भी कर लेता हूँ, मैं सुबह नहीं उठ सकता और सुबह मुझे नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे जो ये थे आपके झुंझुनवाला जी, तो बोलते हैं जब मैं मरूँ, मेरा मन ये था कि मैं जब मरूँ तो मैं सुबह उठूँ और अपना काम धाम करूँ, मतलब स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करूँ और कुछ शेयर्स खरीदूँ और बेचूँ और शाम को 2 पैक पीकर फिर सो जाऊँ। तो 2 पैक पीना उनका ऑब्स्टिकल था स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ही वॉज नॉट अ वेरी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड मैन। बीमार भी थे, उनकी बीमारी उनके लिए ऑब्स्टिकल थी। डायबिटिक थे, वो चेयर पे रहते थे, व्हील चेयर पे रहते थे हमेशा। तो अगर आप कभी भी परेशान महसूस कर रहे हैं, आप सुकून में नहीं हैं, आपके अंदर में जलन है, आप दुख में हैं, तो किस लिए है? आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से नहीं। किसकी वजह से है? हमारे ऑब्स्टिकल की वजह से। आप YouTube के वीडियोस बनाना चाहते हैं, ग्रेट वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। आपको ये पूछना पड़ेगा ऑब्स्टिकल क्या है। आप जब किसी वीडियो को देखते हैं सीखने के लिए, तो आपको ऑब्स्टिकल्स खोजना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ लेकिन वो समझ पा रहा है, और तभी आप उसको शूट कर पाएंगे। और कल ही मैं वैभव से बता रहा था, इसको कोई कॉमेडी वीडियो शूट करना था तो बोला था दीदी नहीं है, कैसे करूँ? बीबी की वाइन्स, भुवन बाम कैसे करता है शूट? अकेले। अपना एक लड़की बन जाएगा, एक जेंट्स बन जाएगा, एक दाढ़ी वाला बन जाएगा, एक टीटू मामा बन जाएगा। अकेला एक आदमी ने कैसे क्रिएट किया, अपने ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम किया। बट पहले आपको ऑब्स्टिकल्स को पहचानना होगा। ये नॉर्मल लाइफ में बड़ा मुश्किल है। कार चलाते हैं, आपको नहीं पता कार कैसे चलती है, तो आपको मालूम है कि ऑब्स्टिकल है। साइकिल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है ऑब्स्टिकल है। आप कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, किताब के शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको पता है ऑब्स्टिकल है। लेकिन अगर आप वीडियो शूट करने जा रहे हैं और वो वीडियो वायरल नहीं बन रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ऑब्स्टिकल क्या है, क्योंकि आप जिसके किसी और के वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसके कंटेंट में, उसके क्वालिटी में और आपकी क्वालिटी में जो डिफरेंस है, दैट इज योर ऑब्स्टिकल। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑब्स्टिकल्स। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक शब्द को कवर करिएगा ज़ुनुंगा में। मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप और मैं आप दोनों से भी चाहता हूँ, कोशिश करिए टॉप 10 ऑब्स्टिकल्स या टॉप 5 ऑब्स्टिकल्स अपनी लाइफ के नोट करिए और उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, आज इतना ही।